गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 जो कोई भी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जेटेट जो कोई भी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज मैं सीडीपी का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होती है उनका प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आज का थर्ड नंबर प्रैक्टिस। इससे पिछला मैंने प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट सेकंड करवा दिया हूं, तो जो कभी ने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो जाकर वहां से देख लीजिएगा। यहाँ से हम आपको डेली मतलब कि पर डे आपको क्या करते हैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा रहे हैं, जिसमें से झारखंड शिक्षक का जो जो भी टीचर का जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस रहने वाला है इसके लिए। तो चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 30 में आप लोग कितना सही कर पा रहे थे, ठीक है? तो चलिए आज सीडीपी का हम लोग मतलब थर्ड प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के भी होते हैं, ठीक? तो यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइएगा कौन सा कथन सिद्धांत पर आधारित? पहला है बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के सिद्धांत पे, ऑप्शन है बुद्धि के वितरण सिद्धांत पे, ऑप्शन में बुद्धि के वृद्धि सिद्धांत पे और ऑप्शन में बुद्धि के लैंगिक विभिन्नताओं के सिद्धांत पे। तो आपको बताना है कि इसमें बताया गया है कि बहुत सब व्यक्ति क्या होता है, कुछ मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो क्या है प्रतिभागी होते हैं। प्रतिभाशाली मतलब होता है 130 IQ ना, ठीक है? तो वह 130 प्लस जो इसका IQ होती है, IQ लेवल, तो उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली। और जो मंद बुद्धि जिसका क्या होता है 90 से नीचे, ठीक है, या 70 से मतलब 90 से नहीं मतलब मंद बुद्धि बोलते हैं, या तो 20 से लेकर 50 के बीच में जो होता है, 20 से लेकर 50 के बीच में IQ जो होता है उनका मंद बुद्धि होता है। तो आप लोग बताने की कोशिश इसका कौन सा सिद्धांत सही हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यह है बुद्धि के विवरण के सिद्धांत पे आधारित है। कौन सा? बुद्धि के विवरण के सिद्धांत पे आधारित। तो चलिए देख लेते हैं बुद्धि के विवरण सिद्धांत के आधारित पे क्या है। इस पर सबसे पहले हम जानते हैं IQ क्या होती है। IQ के बारे में हम लोग को बता देते हैं, ठीक है? तो IQ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो जिसका IQ यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जिसका IQ 140 प्लस 140 प्लस IQ होता है उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली, या 130 प्लस भी, ठीक? याद रखिएगा प्रतिभाशाली। तो जिनका IQ इतना होती है तो वो प्रतिभाशाली होते हैं। उसके बाद जिसका IQ 120 से लेके 130 मतलब 140 के आस पे, ये मतलब 120 से लेकर 140 के बीच में रहता है उसको बोलता है तीव्र वृद्धि। तो बोलता है तीव्र वृद्धि, इसको इंग्लिश में बोलता है वेरी सुपीरियर। फिर अगला बोलते हैं जिसका IQ 110 से लेके 119 के बीच में, तो उसको बोलते हैं सामान्य से ऊपर, मतलब कि एवरेज। इसको याद रखिएगा, मतलब सामान्य सुपीरियर बोलते हैं। सामान्य से ऊपर, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है? तो याद रहेगा सामान्य से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। और जिसका IQ 90 प्लस रहता है, 90 से लेके 109 के बीच में, इसको बोलते हैं एवरेज, जो नॉर्मल आम बच्चों के बीच होती है। तो ये एवरेज बुद्धि होती है। तो ये एवरेज, ये सामान्य होते हैं जो लगभग लगभग आपको सबको देखने को मिलता होगा। फिर उसके बाद 80 जो नीचे हो जाता है तो उसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि से थोड़ा सा नीचे। और उसके बाद फिर उसका मतलब 70 से 78 के बीच में, 70 से लेके 79 के बीच में, तो इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। तो ये सब बुद्धि का प्रकार होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट वाला याद रखिएगा। और उसके बाद जो होता है एवरेज वाला, और 90 से लेकर 110 के बीच में, तो एवरेज बुद्धि जो नॉर्मल सबके पास दिखाई देता है, ठीक? चलिए तो इतना हो गया IQ के बारे में। IQ के बारे में जब डिस्कस हो गया तो IQ के बारे में थोड़ा सा एक चीज डिस्कस कर देते हैं कि IQ का एक फॉर्मूला होता है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बताइएगा। IQ का फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एज बटे कॉग्निटिव एज इंटू 100। हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु। याद रखें, इंग्लिश में पहले लिख देते हैं मेंटल एज बटे कॉग्निटिव एज, तो कॉग्निटिव एज इंटू 100। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि IQ का फॉर्मूला बताइए, तो ये हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे होता है वास्तविक आयु जो रियल होती है, उसी के हिसाब से बुद्धि निकाला जाता है इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है IQ का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए उसको इरेज कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति सभी प्रकार के जैसे पशु, खनिज, पेड़ पौधे की पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो आपको बहुबुद्धि से सिद्धांत से क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि पेड़ पौधे के बारे में, पशुओं के बारे में, खनिजों के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करते हैं तो कौन सी बुद्धि होती है? पहला ऑप्शन तार्किक गणितीय बुद्धि होती है,
दूसरा बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि होती है, तीसरा होता है भाषिक बुद्धि होती है, चौथा स्थायिक बुद्धि होती है। चलिए बताइए आप लोग। तो जिसको प्राकृतिक खनिज पेड़ पौधे के जो इस ये होते हैं तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक बुद्धि। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। इसको कौन दिया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। कौन दिया? हॉवर्ड गार्डनर, याद रखिएगा, हॉवर्ड गार्डनर ने जी दिया था। गार्डनर, गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। कौन से कितने? ये टोटल एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कितना बुद्धि है? टोटल 8 बुद्धि के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर देखते हैं तार्किक गणित में, जिसको क्या कहता है? गणित संबंधी जो सब मैथमेटिकल रीजनिंग तर्क विचार करने वाले जो होते हैं तो इसको गणित संबंधी बुद्धि होते हैं। जैसे भाषाई बुद्धि, जिसको भाषा के पकड़ होते हैं, ठीक है, जिसको भाषा में बोलने तर्क वाद विवाद करने में भाषिक बुद्धि का प्रकार होता है, जैसे कि विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन लोगों जो है ये सब दार्शनिक है जिन्होंने भाषा में अच्छा खासा पकड़ते हैं। अस्थायी बुद्धि जिसको क्या होता है? जिसको कि मतलब कि समझ होती है, जैसे कि नाविक हो गया, इंडिजिनियस आर्किटेक्ट हो गया, घर का डिजाइन बनाना, ये सब जो होता है इसको अस्थायी बुद्धि के अंतर्गत में आते हैं। चलिए, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है विकास शुरू होती है। आपको बताना विकास कब शुरू हो जाती है? उत्तर वाली अवस्था से, प्रारंभ वाली अवस्था से, रेशा वाली अवस्था से, या पूर्व वाली अवस्था से? चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि इनका विकास कब शुरू। चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो विकास कब शुरू हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी, क्या? प्रसव अवस्था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रसव अवस्था। देखिए टोटल विकास की कितनी 4 अवस्थाएं होती है, तो 4 अवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला होता है शेषावस्था। तो जैसे शेषावस्था, ये वाली अवस्थाएं जो यहाँ पे है इसको मार्क करके देखते हैं। तो पहली अवस्था है, कलर चेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट अवस्था जो होती है शेषावस्था। शेषावस्था कितने? 0 से लेकर 2 ईयर। तो याद रखिएगा शेषावस्था होता है 0 से लेकर 2 ईयर। फिर दूसरी होता है पूर्व वाली अवस्था। कौन सी? ये वाली जो अवस्था है इसको बोलते हैं पूर्व वाली अवस्था, जिसके एज क्या था? 2 से लेकर 6 वर्ष। तो 2 से लेकर 6 ईयर के होते हैं पूर्व वाली अवस्था। फिर तीसरी जो अवस्था है होता है उसको बोलता है उत्तर वाली अवस्था। ये अवस्था जो है ये तीसरी वाली अवस्था है जिसको उत्तर वाली अवस्था कहा जाता है। इसको एज कितना? 6 से लेकर 12 वर्ष। तो ये होता है, और लास्ट जो होते हैं ये पूर्वावस्था होते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है? विकास शुरू हो जाती है। तो ये टोटल अवस्थाएं आप लोग याद रखिएगा, कहीं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड। इसे बोलते हैं पूर्व, मतलब क्या बोलते हैं? पूर्व वाली अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व वाली अवस्था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में क्या होता है? बच्चों नकल करके खिलौना, खिलौना से खेलना सीखता है। कौन? खिलौना से खेलने के बारे में कौन बताया? एरिक एरिक्सन ने बताया था। चोर बनना, घोड़ा बनना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी होती है तो ये सारी अवस्था इसी के अंतर्गत में आ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है इसको बोला जाता है। तो इसका हम लोग को सही आंसर क्या हो जाता है? प्रसव अवस्था। इस अवस्था में क्या था? बच्चों का विकास साबित हो जाती है। तो याद रखिएगा 0 से लेकर ये वाला प्रसव अवस्था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अभिप्रेरण। अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन, मोटिवेशन का सिद्धांत के अनुसार बताना। तो मोटिवेशन क्या है? एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो मोटिवेशन क्या कर सकता है शिक्षक के द्वारा? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को वास्तविक अपेक्षाओं रखने का, अपेक्षाओं का एक स्तर रखने का। अगला है विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने का, अब विद्यार्थियों को बहुत सारे उच्च अपेक्षा रखने। तो आपको बताना है मोटिवेशन क्या हो सकता है, आपको बताना है। आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन में होगा? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने का। यहाँ पे बोला एक रूप स्तर। तो कभी भी एक मतलब विद्यार्थियों में क्या होता है? हर बच्चों के लिए क्या था? इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से हर बच्चों में क्या अलग अलग ही क्षमताएं होती हैं। कोई किसी भी चीज को जल्दी गेन कर लेता है, कोई किसी को कम गेन करता है। तो हमको क्या कहता है? एक रूप स्तर कभी नहीं रखेंगे, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का अपेक्षा ना रखना, ये तो और गलत हो गया। विद्यार्थियों को बहुत सारे उच्च अपेक्षा रखना, ये भी नहीं है। तो हम मेरा सही जवाब पॉजिटिव बनता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के परिणीव विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो आपको बताना है इसमें पूरा सहयोगी। सहयोगी मतलब क्या होता है? पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, ये सब जो होते हैं एक साथ मिलकर जो होता है स्टडी करना, तो इसी को आता है सहयोगी। मतलब पारस्परिक आपसे हेल्प के माध्यम से शिक्षा लेना, तो उसी को बोलता है। तो इसमें बोलता है अधिक उम्र के विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद कैसे करते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन गहन प्रतियोगिता के माध्यम होते हैं इसीलिए, उच्च नैतिक विकास होता है ऐसे ही, समूह में द्वंद्व होता है इसलिए, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है इसलिए। तो आपको बताना छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद कैसे करते हैं। तो ये तो आसान ही है। तो क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित करते हैं। देखिए पॉजिटिव ज्ञान प्रतियोगिता से कोई मतलब ना, उच्च नैतिक विकास से मतलब नहीं है, समूह में द्वंद्व होना है तो समूह में द्वंद्व तो होता नहीं। तो यह उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान बढ़ता है, तो इसलिए बोलता है ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग। क्या होता है? बच्चों को हमेशा एक्टिविटी करवाना चाहिए ताकि उन लोगों के कहता है अपनी ही भाषा में क्या कहता है बात करता है और उसको जल्दी से जल्दी सीखने में सबसे ज्यादा
सहयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। तो बताना पूर्व का अधिगम, ये पहले मतलब जैसे कि कोई बच्चा पहले से सीखा हुआ है, उसमें से कुछ नया स्कीमा उसमें यदि ऐड करना चाहता है, तो जो नया ऐड होता है बट पुरानी वाली जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई नहीं चेंजिंग नहीं होता, तो बताता है जो उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है। पहला अधिगम शून्य हस्तांतरण, अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण, अगला है अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण, अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण। चलिए बताइए आप लोग। तो बिल्कुल नहीं प्रभावित करता, नहीं प्रभावित करता मतलब 0 शून्य रहेगा। और ये मतलब कि पूर्व वाले अधिगम ये कौन सा दिया था, जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे ने क्या बताया था, 2 प्रकार का दिया था, एक होता एसिमिलेशन, याद रखिएगा, एसिमिलेशन और देता एकोमोडेशन, याद रखिए एकोमोडेशन। तो ये 2 अवस्थाएं देते थे जीन पियाजे ने, संतुलीकरण के 2 अवस्थाएं बताए थे, जिसमें एसिमिलेशन कहता है कि पूर्व ज्ञान में क्या कहता है, नहीं जो ज्ञान है उसमें क्या कहता है समायोजित कर लेना, मतलब जो भी ज्ञान है पूर्व ज्ञान में उसमें से आत्मसात कर लेना, उसी ज्ञान को क्या करना समायोजित करना, इसी को बोलता है एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या आता है, जो पूर्व ज्ञान आपके पास है, जो वर्तमान अभी ज्ञान आप ले रहे हैं उसमें क्या कहता है बदलाव कर देना, इसमें क्या करना बदलाव करना, तो ये सब याद रखिएगा। ये बदलाव हो जाता है तो इसी को बोलता है एकोमोडेशन, इसको बोलता है मतलब कि मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से याद रखिएगा, ये हमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जीन पियाजे का सिद्धांत है वो। क्वेश्चन नंबर 8 के होता है चिंतन अनिवार्य रूप से है, तो चिंतन क्या है, थिंकिंग आपको बताना अनिवार्य रूप से क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, एक मनोवात्मक प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, एक भावनात्मक व्यवहार है। चलिए आप लोग बताइए। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चिंतन थिंकिंग, हम थिंकिंग कैसे करते हैं, कंजुगेटिव, यदि माइंड में कंजुगेटिव स्किन रहता है तो माइंड के द्वारा ही हम लोग थिंकिंग करते हैं, मनोगतिक पर करना, मनोगतिक करना नहीं, भावनात्मक व्यवहार इससे को नहीं है, तो कंजुगेटिव थिंकिंग है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक गतिविधियां। तो थिंकिंग संज्ञानात्मक गतिविधियां, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। एक बाल विकास केंद्रित कक्षा में बच्चों समान रूप से सीखते हैं, तो बाल केंद्रित चाइल्ड सीसी इंग्लिश में बोलता है CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व और समूह दोनों रूप से, ऑप्शन में मुख्य रूप से शिक्षक से, ऑप्शन में व्यक्तित्व रूप से, ऑप्शन में समूह में। तो CCE में कैसे बच्चे सीखते हैं, तो CCE में कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे होता है व्यक्तित्व और समूह दोनों रूप से सीखते हैं, तो इसमें सिर्फ देखिए ऐसे बोला समूह से नहीं, व्यक्तित्व से नहीं, एक एक बोला तो ये नहीं, इसमें क्या कहता है बच्चे व्यक्तित्व रूप से भी सीखते हैं, असमूह तो बच्चों क्या कहता है व्यक्तित्व रूप से असमूह रूप, तो क्या कहता है एक दूसरे से कहता है आपसी मतलब कि फ्रेंडशिप करके, ग्रुपिंग करके, बातचीत करके, आपसे ये करके वो बच्चे सीखते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आप आ गया जीन पियाजे। जीन पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के अनुसार बताना है वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो जीन पियाजे का एक ही सिद्धांत है, यह दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये याद रखिएगा आप लोग, जब भी कभी भी संज्ञानात्मक सिद्धांत आ जाएगा तो हमेशा समझिए जीन पियाजे है। तो वो कहलाता है क्या, प्रत्यक्षण करता, समायोजन कमाता, समावेशन कमाता और स्कीमा कराता। अभी जस्ट हम एकोमोडेशन और एसिमिलेशन जस्ट अभी बताए थे, तो उसी के बारे में आपको पूछेंगे, फिर से आ गया एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। चलिए आप लोग बताइए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। चलिए तो 9 का हम लोग आंसर की बात लेते हैं, 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी जस्ट बताए थे क्या होता है समावेशन के बारे में। चलिए अब जीन पियाजे का भी समावेशन का बारे में जब आ गया तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जीन पियाजे ने 2 प्रकार का सिद्धांत दिया था। पहले होता है संतुलीकरण, संतुलीकरण से फिर 2 प्रकार निकलता है, जिसमें से बोलता है अनुकूलन और संगठन। तो अनुकूलन का जो होता है इसी को बोलता है अनुकूलन, हिंदी में बता देते हैं अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन को इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का इसी का 2 प्रकार होता है, एक होता है एसिमिलेशन, क्या होता है एसिमिलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं आत्मसात, हिंदी में बोलते हैं आत्मसात, याद रखिएगा आत्मसात हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश इधर बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन, जो अभी पूछा गया है, ठीक है समायोजन। तो ये 2 प्रकार जीन पियाजे ने दिया था, आत्मसात और समायोजन के बारे में बता देते हैं आप लोगों को क्या होता है। देखिए समायोजन इसमें क्या बोल रहा है ना, जीन पियाजे संज्ञानात्मक व्यवस्था संशोधित कर सकता है, संशोधित मतलब क्या, बदलाव करना, संशोधन करना, तो संशोधित करना, बदलाव करना, ये समावेशन का अंतर्गत होता है। मतलब कि पूर्व ज्ञान पहले के जो ज्ञान है उसमें क्या करना, अब तोड़ मोड़ बदलाव पूरा परिवर्तन करना, तो यही होता है समायोजन, ठीक है। फिर आत्मसात क्या है, जो पूर्व ज्ञान है उसी में क्या करना, सिर्फ संशोधन कर देना बस, उसमें मतलब इसको ऐड देना,
इसमें मतलब तो बदलाव करना तो यही होता है मॉडिफाई करना। इंग्लिश में याद रखें मॉडिफाई करना एकोमोडेशन का था, आत्मसात करना उसी में जोड़ लेना, बस इसमें जोड़ने का काम, इसमें मॉडिफाई करने का काम, तो ये याद रखिएगा। जोड़ने का काम हो जाएगा एसिमिलेशन आत्मसात, और मतलब उसमें मॉडिफाई करने का काम ये हो जाएगा। अब फिर देख लेते हैं समायोजन। समायोजन अभी जस्ट बता दिए, जो क्या करना है इसको जोड़ने का काम करते हैं, तो इसमें प्लस लिख दीजिए, इसमें मॉडिफाई करना है इसमें मॉडिफाई लिख दीजिए। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है कि बच्चों क्या करता है स्कीमा के माध्यम से क्या करता है वो, मतलब कि कोई भी चीज को छू के सेंस माध्यम से ज्ञानात्मक इंद्रिय के द्वारा संवेदी के द्वारा क्या कहता है ये बच्चों उसके द्वारा सीखता है, तो इसी को बोलता है स्कीमा। यदि बच्चों के मन में कोई प्रकार का थिंकिंग आ जाता है स्कीमा, जैसे कोई चीज देखा उसको देखने के बाद बच्चों के माइंड में क्या आता है उसके बारे में विचार आना, तो विचार जो आती है ये स्कीमा कहलाता है। चलिए अब जीन पियाजे के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, कौन कौन से? एक दिया था संवेदी, इंग्लिश में बोल देते हैं SPCF, 4 सेंसरी मोटर स्किन, प्री कन्वर्सन मतलब उसके बाद फिर होता है कंक्रीट मोटर स्किन, F मतलब फैक्टर मोटर स्किन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संवेदी, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था और अमूर्त संख्यात्मक। ये होते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था, और 6 या 7 बोल सकते हैं, या 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था, और 11 प्लस की अवस्था है, ठीक है। तो ये सब सारी अवस्थाएं याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वो एक विषय को क्षेत्र को प्राप्त कर दूसरे क्षेत्रों का ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो मतलब इसमें सहायता करके एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे ज्ञान में जो भी काम हो रहे हैं उसमें क्या कर जोड़ सके। तो क्या इससे क्या बढ़ावा मिलता है? पुनर्बल मिलता है, ज्ञान में सहसंबंध का अंतर्गत का व्यक्तित्व मिलता है, या शिक्षा स्वतः कहते हैं? बताइए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं इसमें क्या होता है बच्चों, ज्ञान और सहसंबंध के द्वारा अंतर्गुण में योग कर सकता है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को बता, सृजनात्मक इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, मुख्य रूप से इससे संबंधित है। तो क्या से क्या संबंधित है? तो क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन या सारे चिंतन? चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आप सारे चिंतन। देखिए आप सारे चिंतन इसको बोलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलता है? डाइवर्जन डाइवर्जन थिंकिंग। तो याद रखिएगा डाइवर्जन थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जन थिंकिंग किसमें होता है? इसमें क्या होता है बच्चों को कहता है बहुत ज़्यादा सिद्धांत, मतलब एक से नए नए प्रकार, मतलब उनके द्वारा नए नए तरीके, नए नए तरीकों की योग्यता अर्जित करना, यह बहुविध सिद्धि। ये आप सारी चिंता उतनी ज़्यादा एक से नहीं होती है। अनुकरण में ये सब नेगेटिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिनाई प्रश्न करता है। जब उसको कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो क्या होता है उसको कठिनाई प्रॉब्लम होती है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। अच्छा वो क्या कहता है कठिन परिश्रम कर रहा है। तो मतलब एक बच्चा है स्कूल में एडमिशन के लिए मतलब एग्जाम देना है और उसको पास होना है, तो कठिन परिश्रम कर रहा था प्रवेश परीक्षा में ताकि वो पास हो सके। तो यह विद्यार्थी को किस रूप से प्रेरित करता है, किस रूप से मोटिवेट करता है? व्यक्तित्व रूप से, अनुभविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से? तो किस रूप से? वो क्या कर रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो आंतरिक रूप से मोटिवेट है कि अंदर से खुद से मोटिवेट है कि हम पास हो जाएँगे तो हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं। बाह्य मोटिवेशन इसको बोलते हैं जिसमें से क्या कहते हैं इसमें लालच भरा हुआ रहता है। लालच, हमको रिवार्ड मिलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, हमको गाड़ी मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। तो इस प्रकार का होता है हम मम्मी-पापा पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं बाह्य मोटिवेशन। तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बताएं, व्यवहार करना पक्ष में आता है। तो बताना व्यवहार करना क्या आता है? सीखने की गति के क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार जो आप करते हैं किस हिसाब से करते हैं? तो किस हिसाब से? सीखने के संज्ञानात्मक, तो सीखने की जो भी एक्टिविटी होती है ये व्यवहार के अंतर्गत में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्र पत्रिका निकालने के लिए है। तो आपको बताना कला प्रदर्शन, संगीत, नृत्य, विधान में पत्र पत्रिका निकालना, ये सब किसके लिए है? विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय में नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। ये सब जो एक्टिविटी करवाई जाती है क्यों करवाई जाती है? तो ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि शिक्षार्थियों में क्या सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवा सकते हैं, एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है।
ऑप्शन नंबर 15। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यक्त करते हैं। एक टीचर है, क्या कहते हैं, वो अपने जितने भी सारे स्टूडेंट है उसको अलग अलग एक्टिविटी करवाते रहते हैं। जैसे कि कौन कौन से, समूह चर्चा मतलब कि ग्रुप लर्निंग, समूह परियोजना ग्रुप में मतलब प्रोजेक्ट बनाना, भूमि निर्वाह करवा देते हैं। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी करवाती है टीचर का द्वारा, तो क्यों? पहला ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के लिए करवाती है, मनोरंजन के लिए करवाते हैं, भाषण निर्देश के लिए करवाते हैं, या प्रतियोगिता आधारित के लिए करवाते हैं। तो आपको बताना क्यों करवा रही है ऐसा एक्टिविटी, क्यों करवाते हैं? ताकि वो समाज के साथ ग्रुप मतलब क्या होता है, सामाजिक गतिविधियों के साथ अच्छे से अच्छे वो बोलने का, लर्निंग करने का तरीका, तौर तरीके से जाए, इसीलिए ग्रुप में उससे सारा एक्टिविटी करवा रहे हैं ताकि वो समाज को गतिविधियों के रूप में अधिगम कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित मतलब होता है जिसको देखने में परेशानी, ठीक है, तो जिसको देखने में परेशानी है उसके लिए, तो कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियां शामिल करती है। तो मतलब अधिक शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य मतलब जिसको दिखने में परेशान है, अन्य जितने भी और भी बच्चे हैं उनके साथ गतिविधि जो भी है सभी बच्चों के साथ जोड़ के उसके साथ गतिविधि करवा रही है। तो वह क्या करवा रही है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना को अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति मदद कर रही है, और ऑप्शन होता है दृष्टिबाधिता शिक्षार्थियों की संभावना तनाव बढ़ा रही है। क्या कर रही है, तो ये क्या कर रही है, एक प्रकार का समावेशी शिक्षा उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा, मतलब ये इसलिए कर रही है ताकि जिसको देखने में परेशानी हो, जो अच्छा है, जो खराब है, जो है, तो इसमें क्या था, एक क्लासरूम के अंदर कि बिना किसी गैर भेदभाव का, ठीक है, कोई भी प्रकार का गैर भेदभाव को क्या करना, सभी को समान रूप से शिक्षा देना, वही होता है समावेशी शिक्षा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, दृष्टिबाधित सहानुभूति कभी नहीं करना है, सहानुभूति गिरिएगा तो उसमें मन में हीन भावना आता है, तनाव कभी भी नहीं करवाना, और उसके बाद फिर बोलता है कक्षा सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं करना। नेगेटिव देखिए काट दीजिए, और जो कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर नेगेटिव पॉजिटिव वाला वीडियो देख लीजिएगा, आराम से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करें। एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य, इसमें कहा था दृश्य साधन मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, याद रखिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर देते हैं, सामग्री को शारीरिक गतिविधियों में प्रयोग करती है। क्यों करती है, तो आपको बताना है क्यों कर रही है। वह शिक्षक को आराम देते हैं, वह प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वह शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक उपलब्ध करवाते हैं, इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को समृद्ध करते हैं। तो बताइएगा दृश्य श्रव्य सामग्री शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों क्यों कर रही है, इसमें क्या करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने में संवेदित करती है, तो यह दृश्य और गति दोनों एक्टिविटी इसमें काम करती है। देखिए कोहलबर्ग आ गया, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आ गया। अब लोअर कोहलबर्ग का आएगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रियाओं को कहा जाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन आया सही होगा, नैतिकता सिद्धांत, नैतिक तंत्र सिद्धांत, नैतिक यथार्थवाद का सिद्धांत और नैतिक दुविधा का सिद्धांत। तो बताइए लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका कौन था, नैतिक तर्कनाक का सिद्धांत है। क्या था, नैतिक तर्क। इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग का एक कहानी बता देते हैं। इसमें से हिंज नामक का एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, हिंज का नामक एक व्यक्ति रहता है, जिसमें क्या कहते हैं इसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। जब बीमार पड़ जाती है तो क्या कहता है, यह हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल एक शॉप जाता है, एक शॉप में जाता है, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, शॉप में जाता है तो वहाँ पे दवाई के लिए बोलता है, दवाई खाने से उसकी पत्नी जीवित हो जाएगी, परंतु उसके पास उतना पैसा नहीं रहता। तो वो जो शॉपकीपर रहता है, दुकानदार, वो क्या बोलता है, उसका दाम क्या कहता है 5 गुना कर देता है, पैसा का जो रेट है वो 5 गुना कर देता है। मान लो 100 रुपया है तो उसको गुना 5 गुना 500 रुपये कर दे, तो एक्चुअल में उसके पास पैसा नहीं रहता। तो अब उसके पास 2 प्रकार की दुविधा आ जाती है, या तो वो यदि चोरी करता है तो वो जेल चला जाएगा, और यदि चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाएगी। तो ये प्रकार उसको सुविधा है, तो इसे बोलते हैं नैतिक तंत्र का सिद्धांत, मतलब करे तो क्या देगा, इस प्रकार का ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जब आया तो इसका मतलब कौन कौन से बताया, 3 लेवल दिया था, तो याद रखिए 3 लेवल और या 6 स्टेज। तो लॉरेंस कोहलबर्ग 3 लेवल 6 स्टेज दिए थे, जिसमें से पहला लेवल में क्या था, जिसमें से पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको बोलता है पूर्व परंपरागत में। पहला बोलता है जिसमें क्या होता है, पहला में था 2, इसका 2 था 1 और 2। पहला में 2 था जिसमें से क्या आज्ञाकारिता अविनाश, जिसमें डर या सजा वाला इसमें था। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एज था, ठीक है, तो ये याद है टीट फॉर इसी को बोलता है। फिर दूसरा था, दूसरा लेवल में क्या था, दूसरा लेवल में तीसरा और चौथा, दूसरा में 2 सिद्धांत था। फिर तीसरा में क्या था, तीसरा में था गुड बॉय गुड गर्ल, तो याद रखिएगा गुड बॉय गुड गर्ल इसमें आ जाता है। चौथा में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, याद रखिएगा इंग्लिश में ऐसे याद रखिएगा लॉ ऑर्डर, ऐसे याद रखिएगा। फिर तीसरा जो था लास्ट
तो यहाँ पाँचवा हो जाएगा या छठा, तो तीसरा इसमें हो जाएगा लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। लॉ और कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, लॉ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें होता है लॉ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है, मतलब कि इसमें बोला जाता है कि समाज के भला के लिए क्या करना है, कानून को तोड़ देना, ये वाला लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट था छठा, छठा में बोलता है सार्वभौमिक सिद्धांत, जिसमें से मतलब नैतिक सिद्धांत के बारे में, ये सब के बारे में, एक्टिविटी के बारे में बता, मानव अधिकार के हित के लिए ये सब एक्टिविटी करवाना, तो ये सब सिद्धांत दिया, तो आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। तो एक विद्यार्थी है, वो क्या कहता है, उस पढ़ने के दौरान क्या कहता है, अपने समूह में क्या आक्रामक व्यवहार करता है, मतलब एक्टिविटी अलग तरह करता है, और विद्यार्थी मापदंड को नहीं मानता है। विद्यार्थी की जो एक्टिविटी, जो वहाँ का जो शेड्यूल है, तौर तरीका है, उसको नहीं मानता है, ठीक है। जब बच्चा उसको समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो मानता नहीं है। तो इस प्रकार का विद्यार्थी में सहायता आवश्यक है। तो क्या आवश्यक करना चाहिए, भावनात्मक क्षेत्र, उस तरह से चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, चलिए बताइए आप लोग। तो क्या करना है, हम उनकी भावनात्मकों को समझेंगे, उनकी एक तो उसमें क्या होगा, एक बार भावनात्मक क्षेत्र को ध्यान देंगे, भावनात्मक क्षेत्र ये इसमें क्या होता है, उसकी भावनात्मक को ध्यान देंगे, तो ये सब उसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली जगह में भी सहायता करती है। तो आपको बताना है, शिक्षक को सलाह देते हैं कि वो क्या करते हैं, बच्चों को हमेशा ग्रुप लर्निंग में ही शामिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, या दुष्यता को डिनोट करता है, या सामाजिकरण को बढ़ावा देता है, या मूल्य द्वितीयता को देता है, और ऑप्शन में आक्रामकता को बताता है। बताइए तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कहता है, समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और समाजीकरण में क्या कहता है, बहुत ज्यादा योगदान करता है, इसलिए हमेशा बच्चों को समाजीकरण के साथ जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा, अभी जस्ट बता दिए समावेशी शिक्षा क्या था, और उच्च विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था में की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा है कि एक क्लास के अंतर्गत में क्या करना है, सभी को बिना भेदभाव, बिना किसी के कारण के सभी को एक साथ रूप से समान रूप से शिक्षा, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। पहला ऑप्शन है विशेष अवस्थाओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदर्शन देना, केवल बालिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देना, जो सभी नियोग बच्चे हैं उनको शामिल करना, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक समझ से योग्यता के स्थिरता को ध्यान रखे बगैर बगैर सभी बच्चों को शामिल करना। बताइए तो देखिए, पहले नेगेटिव काटते हैं, इसमें क्या कहता है, प्रोत्साहित करना, विशेष बच्चे जब भी बोलेगा तो नेगेटिव हो गया, केवल बोल देगा तो नेगेटिव हो गया, सभी नियोग बच्चों को करना शामिल करना, ये भी नेगेटिव। तो इसमें कहता है हमें क्या करना, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भाषा, ठीक है, तो चारों का ध्यान में, योग्यता वो स्थिति को ध्यान में रखे बगैर उनकी देखेंगे, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है वो नहीं ध्यान देखेंगे, उनकी बौद्धिक क्या तेज है, कम तेज है वो नहीं देखेंगे, सामाजिक व्यवहार क्या है, उनकी भाषा क्या है, ये सबको समय को क्या इग्नोर करेंगे हम। क्या कहते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी भाषा, किसी भी प्रकार से, किसी भी कोई भी बैकग्राउंड से है, ये चीज को हम इग्नोर करके हमको क्या कहते हैं, उनको सभी के हिसाब से उनको क्या करना, शिक्षा देना, तो यही होता है इसको समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक, तो आपको बताना अनुवंशिक, हेरिडिटी से, हेरिडिटी बताता है, मतलब जेनेटिक बोलाता है ना, हेरिडिटी नहीं, जेनेटिक्स से संबंधित कारक बताना। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समक्ष व्यक्ति में प्रति अभिव्यक्ति और चिंतन वेतन। तो क्या है, ये हेरिडिटी क्या है, मतलब जेनेटिक बोला जाता है, जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक इसमें बच्चों का आंखों का अंक, तो उसके मम्मी पापा, दादा परदादा के द्वारा दिया गया है, तो ये जेनेटिक के द्वारा मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थी की त्रुटि को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह पढ़ाई की ओर संकेत करते हैं। तो त्रुटि की ओर ध्यान देना चाहिए। त्रुटि क्या संकेत करती है, योग्यता के अनुसार समूह बनाने में दिशा निर्देश करती है, भिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तक आवश्यकता करती है, ऑप्शन में से उनके ज्ञान की सीमा है, आवश्यकता उपचारात्मक युक्ति है। चलिए बताइए, तो त्रुटि के बारे में है, तो त्रुटि क्या कहता है, उनके आवश्यकता उपचार की युक्तियां के बारे में बताते हैं। त्रुटि के बच्चे क्या कहते हैं, त्रुटि के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। इसमें से दो प्रकार का होता है, एक होता है मतलब कि कौन कौन सा, चलिए दो प्रकार का होता है, एक निदानात्मक होता है, एक चुनात्मक। निदानात्मक क्या है, इसमें क्या होता है, बच्चों की कमियों को हम देखते हैं, जैसे क्लास में एक्टिविटी के दौरान बच्चों की कमियां, बच्चों क्यों नहीं सीख रहा है, तो उनको जब हम कमियों को देखेंगे तो ये निदानात्मक होता है। और जब उसके हम कमियों के बारे में पकड़ लेंगे, तब कमी को जब पकड़ के हम उसको क्या उपचार कर देंगे, बच्चों को सिद्धांत, उनकी गलतियों कमियों को जो हम दूर कर देंगे, तो उस परेशानी को दोस्तों उसको बोलता है उपचार। होता है इसलिए उपचार का दो प्रक्रिया, निदानात्मक और उपचार, तो दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
सीमा क्या करती है, हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा एक नाम की एक लड़की है, क्या कहते हैं, जल्दी सीख लेती है। जबकि लीना लीना है सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो लीना क्या कहता है, उसको सीखने में बहुत समय लगता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत? चलिए बताइए। तो ये कौन सा सिद्धांत, ये व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत को, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत को दर्शाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कि ये इसको जल्दी सीख लेते हैं इसमें, तो मतलब इसकी एक्टिविटी सही है, बट इसमें हो सकता है कोई जैसे डिस्लेक्सिया नाम है, डिस्पेजिया, डिसग्राफिया, तो ये सब हो सकता है बीमारी हो। तो इस प्रकार का उनके अलग अलग व्यक्तित्व के अनुसार से उनकी होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से खाली जगह अतिरिक्त के सभी वातावरणीय कारकों पर विकास की ओर आकार से देते हैं। तो वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। पहला बताना पौष्टिक गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति या शारीरिक गठन। तो बताना निम्न में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर देते हैं, विकास की ओर देते हैं, बताना है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन जो होते हैं यही विकास की ओर बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को बताते हैं, श्रावण हाथ से ग्रसित बच्चों की कक्षा में मतलब किस सबसे मुख्य नृत्य कुंठ का सामना करता है? तो बताना श्रावण हास मतलब जिसको सुनने में परेशानी हो, तो उस प्रकार के कौन सा बच्चे को सामना करना पड़ता है? पहला है दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचना को बांटने में अक्षम, दूसरे विद्यार्थी के साथ परीक्षा देने में अक्षम, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षम, खेलकूद गतिविधि में अक्षम। तो बताइए श्रावण से जो मतलब जो जिसको सुनने से परेशानी हो, उसको किस प्रकार का सामना करना पड़ता है? ये तो आसानी है आपको, इजी। श्रावण मतलब क्या होता है, जिसको दूसरे का ना क्या होता है, सूचना को ना बांट सकेगा ना ग्रहण कर सकता, मतलब उसको सुनने में परेशानी है, तो एक दूसरे क्या करे, कम्युनिकेट कर नहीं कर पाएगा मामा के साथ, तो ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया, अभी जस्ट बता दे, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली जगह समस्या है किसमें, सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, या बोलने या सुनने दोनों से? डिसलेक्सिया के बारे में बताना है। चलिए, तो डिसलेक्सिया क्या है, जिसको पठन में परेशानी होती है, जिसको पढ़ने में परेशानी हो डिसलेक्सिया। जैसे डिसग्राफिया, ग्राफ बोलेगा, डिसग्राफिया जिसको लिखने में परेशानी होगा, जिसको लिखने में परेशानी डिसग्राफिया, बोलने में परेशानी हो उसको बोला डिस्फेजिया, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है उसका। 28 का प्रतिभाशाली, अभी जस्ट बताया 140 या 130 प्लस IQ रहता है, अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, तब वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखा जाएगा, तब वो निजी कोचिंग कक्षा करेंगे, तब तो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे कब हो जाएगा, वो अधिक से अधिक बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे, प्रक्रिया में जुड़ेंगे, तो वो बच्चे और ज्यादा क्या हो जाएगा, ग्रो करेंगे। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ये सब नेगेटिव है, निजी कोचिंग में भेजना नहीं है, अन्य विद्यार्थी से अलग करना है, ये सब एकदम नेगेटिव है, उसको देख के काट सकते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली सा बचाती, तो अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या बचाती है, लैंगिक समानता को बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बताती है, लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में बताती है, और लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में बताती है। तो अच्छी पुस्तक क्या बताती है, एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, वही कि क्या होता है, जेंडर डिस्ट्री, मतलब कि जो पुरानी से परंपराओं जो आ रही है उसके बारे में हमको अच्छे अच्छे प्रकार का जानकारी अध्ययन करना, वो सब के बारे में हमको बताती है लैंगिक पूर्वाग्रह। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जीन प्याजे का फिर से क्वेश्चन आ गया। जीन प्याजे जब भी आएगा तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा कहता है वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है? तो बच्चों में वस्तु का गुण कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? पहला मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था में, संवेदनशील चरण अवस्था में, अपूर्ण संज्ञात्मक अवस्था में। बताइए तो इसमें कौन सी अवस्था में आ जाती है? तो कौन सी अवस्था में, ये प्री संख्यात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री। जिन पाजे का जस्ट बताया था ना, SPCF, ऐसे याद रखिए। एस मतलब सेंसरी मोटर स्किन, पी मतलब प्री कन्वर्सन मोटर, सी मतलब कंक्रीट मोटर स्किन, मतलब फैक्टर मोटर स्किन। एस मतलब होता है 0 से 2 वर्ष के होते हैं, 2 से लेकर 6 या 7 वर्ष की अवस्थाएं होती है, या 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्थाएं, और 11 से प्लस वर्ष के होते हैं। हिंदी में क्या बोलता है, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर मतलब संवेगी अवस्था। तो मतलब कि प्री पूर्व संग्रह कंक्रीट मतलब मूर्त अवस्था, इसको बोलते हैं अमूर्त अवस्था। तो हिंदी में याद रखिएगा, ये सब अवस्थाएं होती है। तो इसके द्वारा ये जैसे मूर्त अवस्थाएं ये हो जाए 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था, औपचारिक या संकेत ये 11 प्लस की अवस्थाएं होता है, संगम अवस्था। तो यह प्री कन्वर्सन, इसी में क्या होता है, बच्चे में वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है, मतलब कि खिलौनों के साथ खेलना, ये सब एक्टिविटी इसमें बच्चे करना सीख जाता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह जेटेट सीटेट
या बिहार टेट का सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहे। तो जो कोई भी है नया तो उसको चैनल पे जुड़ जाइए। हम आपका जेटेट का सारा कंप्लीट PYQ सीरीज, MCQ प्रैक्टिस सीरीज सारा करवाएंगे। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, तो जो कोई नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आराम से बहुत सारा जेटेट का प्रैक्टिस सीरीज आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।